नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सुंदर सुंदर कहानियाँ। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अज्ञे जी की एक छोटी सी कहानी, जिसका शीर्षक है हजामत का साबुन। दुकान में घुसा तो छोटे लाला नौकर को पीट रहे थे। लाला की दुकान से मैं जब तक थोड़ा बहुत सामान लेता रहता हूँ, इसलिए बड़े लाला और छोटे लाला और उनके दोनों नौकरों को पहचानता हूँ। यो लाला कहने से जो चित्र आंखों के सामने आता है, उसके चौखटे में ये दोनों में से कोई भी फिट नहीं बैठता था। मोटापा तो दोनों में इतना था कि नाम के साथ मेल खा जाए, लेकिन इससे आगे थोड़ी कठिनाई होती थी। दोनों प्रायः सूट पहनकर दुकान पर बैठते थे। दुकान का फर्नीचर लोहे का था और मेज पर कांच लगा हुआ था। दुकान में किराने से लेकर परचून तक की चीजें तो थी ही, इसके अलावा साज श्रृंगार का सामान, अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह भी थी। और पिछले 2-1 वर्ष से दुकान को स्पिरिट और शराब रखने का भी परमिट मिल गया था। मुझे इस तरह की बहुधंधी दुकानों में कोई विशेष प्रेम तो है नहीं, लेकिन दुकान बस स्टैंड के निकट पड़ती थी और दफ्तर से घर लौटते समय वहां से कुछ खरीद ले जाने में सहूलियत भी होती थी। थोड़ी देर में मैं असमंज से खड़ा रहा। लाला पीटने में इतना व्यस्त था और नौकर का पिटने में और अधिक व्यस्त होना स्वाभाविक था। ग्राहक की तरफ ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं थी। समझदारी की बात तो यह थी कि मैं वहां से चल देता और जो खरीदारी दूसरे दिन तक टाली ना जा सकती थी, वो कहीं और से कर लेता। इससे भी बड़ी समझदारी की बात यह है कि जहां हाथापाई हो रही हो, वहां नहीं ठहरना चाहिए। लेकिन मुझ में दोस्तों दोनों तरह की समझदारी की कमी है और हमेशा रही है। आज से कल तक टालने की बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन आदमी का पिटता हुआ देखकर समझदारी भरी उपेक्षा मेरे बस की नहीं। लाला के मोटे थुलथुल हाथ का थप्पड़ जो नौकर के गाल पर और आड़े हुए हाथ पर पड़ा तो मेरे मन में तीखी प्रतिक्रिया हुई। ओ लाले के बच्चे, क्यों पीटता है? ऐसी मेरी भाषा नहीं है और गुस्से में भी नहीं, पर उस समय लाला को लाला का बच्चा कहना ही मुझे ठीक जान पड़ा। या ऐसे कह लीजिए कि लाला के बच्चे के नाम से ही मोटे और भौड़े रूप को मैं कोई संगति दे सका। लाला ने फिर एक थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोले, तूने मुझे टेलीफोन क्यों नहीं किया? मेरी मुट्ठियां भिज गईं। टेलीफोन ना करने पर नौकर को मारना मुझे सहन नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि नौकर को भी सहन नहीं होगा। मैंने जैसे मान लिया कि अभी अभी नौकर भी वापस एक थप्पड़ लाला के मुंह पर जड़ देगा, पर वो हुआ नहीं। नौकर ने वो थप्पड़ भी चुपचाप खा लिया और उसके बाद भी मार खाता गया और लाला के बच्चे की फटकार सुनता गया। लाला ने और चीख कर कहा, बोलता क्यों नहीं हीरो के बच्चे? मुझे पता चला कि नौकर का नाम हीरू है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके परिस्थिति मेरी समझ में आने लगी थी। घटना कुल जमा यह हुई थी कि छोटे लाला जब दुकान पर आए थे तो नौकर को घर पर ललाइन की सेवा में और उनके छोटे बच्चे की टहल में छोड़ आए थे। इस बीच ललाइन ने नौकर को हुक्म दिया कि दुकान से चावल ला दे। नौकर बच्चे को घर पर छोड़कर दुकान से चावल लेने चला गया। आधे घंटे के इस अवकाश में बच्चा ललाइन के अनदेखे बाहर निकल गया और पड़ोसी लाला के घर चला गया, जिसके हम उम्र के लड़के से उसकी दोस्ती थी। दोस्तों, नौकर ने लौटकर जब बच्चे को नहीं देखा तब उसे और उसके कहने पर ललाइन को चिंता हुई। कोई आधे घंटे में ये पता लग गया था कि बच्चा पड़ोस के घर में ही है, लेकिन इस बीच ललाइन का घबराहट से बुरा हाल हो चुका था। दोपहर को जब लाला खाने के लिए घर गए थे तब ललाइन ने उन्हें बता दिया था कि कैसे उन्हें बड़ी घबराहट हुई थी। अब लाला दुकान पर लौटकर नौकर से जवाब तलब कर रहे थे। अगर बच्चा मिल नहीं रहा था तो फौरन उन्हें टेलीफोन क्यों नहीं किया गया था? बच्चा नहीं मिल रहा है, कम से कम बता तो सकते थे। अगर उसको कुछ हो गया होता तो टेलीफोन ललाइन भी तो कर सकती थी, या अगर खुद नंबर मिलाना उन्हें नहीं आता था तो टेलीफोन करने की बात उन्हें भी सूझ सकती थी। यह नौकर ने अभी तक नहीं कहा।
पता नहीं उसे सूझा ही नहीं था या मार के डर से उसने अपना मुख बंद किए हुए था, ये मैं सोच रहा था। लाला ने कांच की मेज पर रखे हुए टेलीफोन को उठाकर पकड़ते हुए कहा, ये साला किस लिए है? अगर तू, और फिर एक थप्पड़ हीरू को जड़ दिया। मैंने बड़ी एकाग्रता से मन में कहा, अरे हीरू, तू भी इंसान है, मार लाला के बच्चे को एक थप्पड़ और, अब पूछ इससे कि क्यों मार रहा है। लेकिन हीरू ने एक और थप्पड़ खा लिया, थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर ज्यों का त्यों हो गया। आप रेस खेलते हैं दोस्तों, मैं खेलता तो नहीं, लेकिन घुड़दौड़ भी मैंने देखी है और रेस खेलने वाले भी, इसलिए पूछता हूँ, हारते हुए घोड़े पर दांव लगाने वाले की घुड़दौड़ देखते हुए जो हालत होती है, वही हालत मेरी हो रही थी। भीतर दुस्साहस, उत्तेजना और तनाव, कांपते हुए हाथ और सूख कर तालू से चिपकती जबान, और ऊपर से इतना एकाग्र उपशमन का अंकुश कि जैसे अपनी एकाग्रता के बल पर ही हारे हुए घोड़े को जिता दूंगा। हर उत्तेजना में एक बेवसी होती है दोस्तों। सहसा अपने में उसका अनुभव करके मैंने अपने आप से कहा, यह उत्तेजना क्यों? क्यों तुम इस सेकंड हैंड सनमनी का शिकार हुए हो? इतना घबरा क्यों रहे हो? छटपटाहट की बात क्या है? अरे साहब, कुत्ते की दौड़ में मेरा कुत्ता पिछड़ा जा रहा है, दूसरा कुत्ता खरगोश को लपक लेगा। अरे तुम कुत्ते तो नहीं हो, ना तुम खरगोश ही हो। तुम अपने जीवन की उत्तेजना से जूझो, कुत्ते की या खरगोश की उत्तेजना से तुम्हें क्या मतलब? बल्कि कुत्ता तो उत्तेजित भी नहीं है, वो एकाग्र होकर खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, और वो बिना चेतन भाव से ऐसा सोचे भी यह जानता है कि उत्तेजना उसकी मदद नहीं करेगी, बल्कि उसके काम में बाधक होगी। और खरगोश को तो और भी उत्तेजना के लिए फुर्सत नहीं है, जिसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल है। उसको ऐसी टुच्ची सनसनी से क्या मतलब? और तुम दौड़ देखकर छटपटा रहे हो, बल्कि तुम चाह रहे हो, मना रहे हो कि खरगोश उलटकर कुत्ते पर खिसिया उठे या कि अपने जबड़ों से दबोच ले। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लेकिन नहीं, नौकर निरा खरगोश नहीं, वो आदमी है। आखिर वो विरोध में कुछ कह क्यों नहीं रहा है? मगर लाला जी, मैं तो कुक्कू लाला को बीबी जी को सौंप कर गया था। हाँ, नौकर इंसान है, अब वो तन जाएगा, मुझे ऐसा लगा। ऊपर से सामने जवाब देगा, उल्लू के पट्टे, साले सूअर के बच्चे। लाला के बच्चे, हीरू का बच्चा है और तुम्हारा साला है, तो तुम कौन हो? सूअर के दामाद। लेकिन ये तो मैं मन ही मन कह रहा था, और मुझे लाला से मतलब नहीं है। लाला से हीरू का मतलब है, मुझे तो नौकर से मतलब है, क्योंकि नौकर जो करे या मैं जो चाहता हूँ कि वो करे, उसके नाते से मुझे उसकी इंसानियत से मतलब है। अब हीरू, तू एक थप्पड़ तो मार दे लाला के बच्चे को, चाहे धीरे से ही सही, मार तो। नहीं, फिजूल है, हीरू कुछ नहीं कर रहा है, और मुझे उससे जो मतलब है और उससे नाते इंसानियत से जो मतलब है, वो मेरे सामने एक बड़ी सी गरम गरम और ठोस ललकार के रूप में आ खड़ा हुआ, जैसे किसी ने एक बहुत गरम निवाला मुंह में रख लिया हो और तुरंत निकल जाना भी जरूरी हो। मैं भी मारूंगा लाला के बच्चे को। मैं बढ़कर लाला के पास पहुंच गया और सहसा हीरू बोला, ऐसे स्वरों में जिसको कभी पहचान सकता था, लेकिन जिसको तुरंत हीरू का मान लेने को मैं लाचार था, क्योंकि हम तीनों के अलावा चौथा व्यक्ति वहां है ही नहीं। हीरू बोला, मालिक, आप माई बाप हैं, आपका लड़का मेरे अपने बच्चे के बराबर है और मैं उस पर जान देने को तैयार हूं। आप, इतना कहकर वो चुप हो गया। लाला का फिर उठता हुआ बेडोल हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी चुधी आंखों में कुछ ऐसा हुआ जिसने मानो उसके हाथ को वहीं रोककर जड़ कर दिया हो। आंखों और हाथों में ऐसा सीधा क्या संबंध होता है, यह मैं भी नहीं जानता, लेकिन जैसे हठात बिजली चले जाने पर किसी मशीन का उठा हुआ हथौड़ा आकाश में रुक जाता है, वैसे ही हालात लाला के हो गए थे। लाला ने धीरे धीरे जैसे जबरदस्ती हाथ को नीचे झुकाकर मेज पर से झाड़न उठा लिया और वो हाथ पोंछने लगा। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लड़ाई खत्म हो गई थी। इससे पहले ही मार देता तो अच्छा रहता। असमंजस में मैंने जल्दी की थी। उसकी कुंठा को गुस्से का रूप ले लेना तो स्वाभाविक था, लेकिन लाला का बच्चा नौकर को मारकर
अब हाथ पोंछता है। चाहिए तो नौकर को जाकर नहाना कि वो इस गलीज चीज से छू गया जो लाला बनी फिरती है। फिर उसने मुझसे पूछा, हाँ साहब, आपको क्या चाहिए? मुझे अच्छी तस्तरी पर रखा हुआ तुम्हारा कटा सिर चाहिए। मेरा मन हुआ कि ये मैं उससे कह दूं, इस दुकान से अब भी कुछ लेने का मन नहीं है। यह लाला जैसे इंसानियत के घावों पर जमा हुआ कच्चा खुरंट है, जिससे संपर्क में आने की बात ही घिनौनी जान पड़ती है। मैंने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए। हुल्लड़ सुनकर रुक गया था। जो देखा वो मुझे उसमें बड़ी शर्म की बात लग रही थी। लाला बगले झांकने लगा, फिर घिंघियाता हुआ सा बोला, हाँ साहब, शर्म की तो बात है। क्या बताऊं, मुझे गुस्सा आ गया था। बच्चे की बात है ना, आप जानते हैं, बच्चे की बात पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। फिर कुछ रुककर अनिश्चय से बोला, जैसे छोटे मुंह वाले कनस्तर से उंगली से खोदकर घी निकाला जा रहा हो। वैसे ये थोड़े ही है कि मैं इस नौकर की कदर नहीं करता। उसकी लॉयल्टी पर मुझे पूरा भरोसा है साहब। आप बिना कुछ लिए यहाँ से ना जाएं, नहीं तो मुझे बड़ा मलाल रहेगा। क्या चाहिए आपको? वो क्या कहानी कभी आपने सुनी है दोस्तों, कि बुढ़िया बूचड़ की दुकान में गई तो बूचड़ ने सिर से पैर तक बुढ़िया को देखा और फिर बड़ी रुखाई से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? गरीब बुढ़िया को सवाल बड़ा अपमानजनक लगा। क्या हुआ, उसे छोटा सौदा खरीदना है तो क्या हुआ? तो वो बोली, चाहिए मुझे माल रोड पर हवेली और 3 मोटरें और चंदन का पलंग। लेकिन तुझसे मियाँ बूचड़, मुझे सिर्फ 2 पैसे का सूखा गोश्त चाहिए। वैसी ही हालत मेरी हो रही थी। मैं थोड़ी देर चुपचाप लाला की तरफ देखता रहा। फिर जैसे मैंने भी अपने भीतर से कहीं खोद कर निकाला कि एक पैकेट चाय, छोटा सा, और कोई सस्ता सा हजामत का साबुन दे दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अग्गेर जी की कहानियां जब आप सुनेंगे तो आपको गुदगुदी सी भी लगेगी, आपके चेहरे पे व्यंग की जो फुहार आएगी, आपके चेहरे पे मासूमियत भी आ सकती है, आपका रोने का भी मन कर सकता है। वो ऐसी ही कहानियां लिखने में माहिर थे। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी ही कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।